जय श्री महाकाल मित्रों। जय श्री महाकाल। एक बार पुनः हाजिर हूँ आज के खास कार्यक्रम आज के मेहमान में। जी हाँ दोस्तों, आज के मेहमान के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं मुद्रा वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हुए अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेश तोमर जी और स्वाति फटानी जी। तो हम इनसे इनकी सेवा के संबंध में बात करेंगे और बात करेंगे वर्तमान हालात में किस तरह से सेवाओं में दिक्कतें आती है। तो नमस्कार नरेश जी, कैसे? नमस्कार, बहुत बढ़िया है। मेरा सौभाग्य है आज आपके स्टूडियो में आने का मौका मिला। जी जी, नमस्ते। आप कैसी हैं? बस सब बढ़िया है। नरेश जी, आप जो है मुद्रा सोशल वेलफेयर सोसाइटी को राष्ट्रीय स्तर पर संचालित करते हैं जी, और आप उसके कार्यक्रम मतलब उस योजना कार भी हैं और उसके जी अध्यक्ष भी जी हैं जी जी और मैडम स्वाति जी उसकी सेक्रेटरी भी जी। हैं। तो पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि ये मतलब आप कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली और इसके पूर्व आप क्या करते थे? जी तो पहले आप बताएं। इसमें अभय जी, मैं इससे पहले वैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं लोगों को सोशल एक्टिविटीज करते हुए देखता था। तो मेरी मन में बहुत समय से इच्छा थी कि मैं भी कुछ समाज के लिए अलग हट कर कुछ करूं। तो इसको देखते हुए फिर मैंने 2012 में अपनी संस्था शुरू की और उसमें मैम का काफ़ी सहयोग रहा उसको शुरुआत करने में। तो उसके बाद हम लोग ने पीछे मुड़ के देखा और एक के बाद कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में फोकस हमारा ज़्यादातर देखा जाए तो स्वास्थ्य, शिक्षा। यहीं के हैं आप? जी हाँ, उज्जैन से। जी हाँ, जी हाँ। मैडम अपने बारे में बताएं, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं उज्जैन से बिलोंग करती हूँ और समग्र चेतना ग्राम उत्थान महिला कल्याण समिति मेरी संस्था है। अपनी भी जी, अपनी एक भी संस्था है जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ और 96 से मैं रन कर रही हूँ। स्किल डेवलपमेंट और बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम पर रन करते हैं। उसी में ये मुद्रा सोशल वेलफेयर सोसाइटी भी है और जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी टीम भी है, हर जिले स्तर पे हम लोग कार्य करते हैं। तोमर साहब बताएं, ये जो आपकी मुद्रा संस्था है इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है कि हम ट्राइबल्स को, खासतौर से आदिवासियों को अपलिफ्ट करना, उनको ऊपर लाना, उनको स्किल करके उनको प्लेसमेंट, रोजगार दिलवाना। तो इस तरह की योजनाओं में हम ज़्यादा फोकस किया है। पिछले 2-3 वर्षों में हमने धार में कम से कम 400 से 500 बच्चियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग फ्री कॉस्ट करा के उनको प्लेसमेंट भी, रोजगार भी दिलाया है। 250-300 बच्चों को रोजगार भी जी हाँ, जी हाँ। शिक्षा के क्षेत्र में मतलब आप इसके अलावा जो ट्राइबल्स की आप बात कर रहे हैं, जी, मतलब बच्चों की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी और कुछ? उसके अलावा हमारी एक्टिविटीज़ में जैसे अभी कल से शुरू करने जा रहे हैं सड़क सुरक्षा अभियान। इसमें हम पिछले 2-3 वर्षों से करते जा रहे हैं केंद्र सरकार के साथ, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के साथ, और वहाँ से अपना बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम लोगों को अवेयर करना है, जिसमें हमें अभी 7 तारीख को करीब 100 बाइकर के साथ रैली निकाली है, जिनको हम हेलमेट मुफ्त में दे रहे हैं। और उनको जो 13 तारीख को प्रोग्राम है उसमें भी कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उनको दी जाएंगी। इसी 7 तारीख को आप एक जी बाइक रैली का आयोजन करेंगे? जी हाँ, जी हाँ। तो जो जितने लोग रहेंगे उसमें बाइकर्स हाँ, वो सब हेलमेट आप उपलब्ध कराएंगे? हाँ, हम कराएंगे। और वो बाइक जो भी रैली में होगा वो बिना हेलमेट के नहीं होगा। अच्छा, बाइक भी उपलब्ध करा रहे हैं? बाइक नहीं करा रहे आप? जी हाँ, कृपा रही तो करा देंगे। महाकाल की कृपा रही तो करा देंगे। ऐसा होता है कि जैसे कि ये जिस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं, जैसे आप बता रहे हैं अवेयरनेस प्रोग्राम है, सड़क सुरक्षा सप्ताह है, तो ये ऐसा देखने में आया कि ये औपचारिकता मात्र बन के रह जाते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट भी करवाता है सड़क सुरक्षा सप्ताह। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। होता ये है कि 2-4 दिन तंबू करते हैं, बैनर लगते हैं, तस्वीरें लगाई जाती है, सड़क हादसे ऐसे होते हैं, ये होते हैं, आजकल स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कि इस तरीके से हादसे होते हैं। लेकिन देखा जाता है आमतौर पर कि वो मतलब इस तरह के प्रोग्राम जो है वो वास्तविकता के बजाय वो दिखावा रहा था, प्रचार प्रसार और दिखावे का माध्यम बन गए हैं। अवेयरनेस किस तरीके का होना चाहिए, वास्तव में अवेयरनेस किस तरीके का, क्योंकि आप एक संस्था चला रहे राष्ट्रीय स्तर की, तो सच में क्या होना चाहिए? सच में अवेयरनेस है तो हम उनको अवेयर करना ही हमारा काम है। और जैसे अभी सपोज मैं एक बाइक रैली का ही एग्जांपल देता हूँ। पुलिस प्रशासन ने हमसे कहा था कि हमें ट्रैफिक रोक के हम निकालेंगे, इतनी बाइक निकलेगी ये वो, लेकिन हमने कहा नहीं, उनको ट्रैफिक का रूल फॉलो करते हुए आगे जाना है। अगर रेड लाइट है तो उनको रुकना है,
वाइट पट्टी से पीछे रहना है, जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस नहीं करना है। वो बाइकर इसलिए नहीं है कि वो शो हो रहा है कि बाइक रैली जा रही है, इसलिए कि वो जो बाइकर्स है वो खुद भी फॉलो करेंगे और उनको देख कर दूसरे लोग भी फॉलो करेंगे। इसका कितना इनिशिएट असर आता है, इसका कम से कम 20 से 25% तक इनिशिएशन इसमें होता है। बिल्कुल, आमतौर पे ये भी देखा जाता है तोमर साहब की जो पुलिस डिपार्टमेंट ये सिखाता है कि आपको हेलमेट लगा के चलना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि 100 में से 99 पुलिस वाले तो बिना हेलमेट के चल रहे हैं। सभी चलते हैं। अभी किसी का तो नाम नहीं लूंगा, कैसे उनको, मतलब वो लोग कैसे किसी को अवेयर कर सकते हैं जो खुद अवेयर नहीं है? मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैंने सजेस्ट किया था, सर जैसे हम हेलमेट बांट रहे हैं तो आप इस दिन से हेलमेट कंपलसरी कर दीजिए। बोले पॉसिबल ही नहीं है उज्जैन में हेलमेट कंपलसरी करना। तो जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि सब हेलमेट के बगैर कोई निकल नहीं सकता। और जहाँ तक मेरा मानना है, अभी मैं किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता। गडकरी जी जितना अच्छा काम का मंत्रालय कर रहा है उतना कोई नहीं कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बेशक, बेशक, इसमें कोई दो इतने राय आप नहीं है। हाईवेज ये देखिए, देश में जितना अच्छा काम जो है वो हाँ, परिवहन मंत्रालय कर रहा है, उतना अच्छा वो कोई जो नहीं मंत्री कर राजन गडकरी जी कर रहे हैं। मैं भी किसी और पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन उनकी कार्यशैली बड़ी अच्छी है, आपने की। बहुत अच्छी है और बहुत योजनाएं उनकी बहुत लेटेस्ट है। और आप देखिए सभी अभी कारों में थोड़ी देर बाद ई कार भी दौड़ेगी। बहुत सारी कार अभी खड़ी हुई हैं जो तैयार हो चुकी हैं, सब लॉन्च होना बाकी है। अच्छा, चलिए अपन वापस लौटते हैं शिक्षा के क्षेत्र पर। मैडम, मैं आप तक आता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं, खासतौर से ट्राइबल एरिया के अंदर काम कर रहे हैं। जी। तो यहाँ पर रहकर, आपका चूंकि मुख्यालय उज्जैन है, यहाँ पर रहकर आदिवासी क्षेत्र में काम करने में किस तरह की कठिनाई होती है और ट्राइबल्स के साथ में कैसे संवाद आप लोग स्थापित कर पाते हो, क्योंकि उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो रहन सहन है, उनका जो जीने का तरीका है वो शहरी लोगों से बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है। जी। तो कैसे तालमेल बिठा पाती हैं आप उनके साथ में, कैसे समझा पाती हैं कि भाई शिक्षा का क्या महत्व है, ये कैसे उनके दिमाग में, उनके दिल में ये बात कैसे बिठा पाती है, क्योंकि ये बड़ा कठिन काम है। जी, जब हम लोग उनसे मिलने जाते हैं, क्योंकि हम जब सर्वे करते हैं किसी भी चीज को लेकर, तो हमें उनके गांव तक पहुंचना होता है और उन गांव में जाकर उनके जैसा हम लोग को भी रहना पड़ता है। कपड़े भी ऐसे पहनने नहीं, कपड़े तो नहीं पहनने पड़ते। अच्छा। दादी चाची काकी जैसे वो बसी चटाई बिछा रहे हैं तो हमको एटीट्यूड ना दिखाकर हमको नीचे ही बैठना है, उनके साथ उनके ग्रुप में बैठना है और इसके माध्यम से हाँ उनके जैसे ही बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो खुलकर हमसे बात कर पाते हैं, फिर हम उनको उनके हिसाब से समझाते हैं, फिर वो आगे आते हैं और आगे आने के बाद हमारा काफी सहयोग करते हैं और वहाँ के जो सरपंच सचिव रहते हैं तो उनके माध्यम से हम पूरे गाँव में सर्वे करके और उनके लिए हम चयनित करते हैं कि ये जगह हमारे लिए पर्टिकुलर है काम करने के लिए। क्या बदला इन दिनों, जैसे आप ट्राइबल एरिया में जा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आपको लगभग 12 बरस हो चुके हैं जी। तो हम ये देख रहे हैं कि मतलब गवर्नमेंट भी अब ट्राइबल पर ज्यादा फोकस कर रही है जी। लेकिन अब धीरे धीरे उनमें बदलाव आ रहा है, उनमें ट्राइबल के अंदर भी शहरीकरण घुसने लग गया है। जी बिल्कुल। वो भी अब जो है वो शहरी होने लग गए, उनके अंदर भी जो है वो शहर की हवा लगने लग गई है। तो ऐसे में वो लोग मानते हैं इन तमाम चीजों को, उनको फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है? नहीं, उनको काफी फायदा है। सरकार ने वैसे उनके लिए काफी सुविधाएं दे रखी है। उस सुविधा को बताते हुए हम उनको समझाते हैं तो उनके जो अब जो काफी लोग पढ़े लिखे हो गए हैं तो वो काफी अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं और काफी अब तो कोई परेशानी आती नहीं है। मतलब अब जैसे आप एक आम धारणा है कि जो उधर आदिवासी है इस साइड के, जी, पश्चिम निमाड़ है या ये धार का क्षेत्र है या रतलाम का कुक्षी मनावर का जो क्षेत्र है, पेटलावद वाला जो एरिया, पूरा एक जो बेल्ट है जाके जो राजस्थान को टच करता है, सी एरिया इसको कहा जाता है। तो इस क्षेत्र के अंदर आमतौर पर शहर में या जो उस क्षेत्र में नहीं समझते या नहीं जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो आदिवासी तो वही लंगोटी वाले घूमते रहते हैं वहाँ पर तीर कमान टांग के। तो ऐसे भी कोई सच में ऐसा है क्या? अभी तक नहीं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा हमको तो देखने में नहीं आया है। मतलब वो आम हमारे आपके जैसे ही होते हैं। जीवन जी रहे हैं और बिल्कुल अपने लोगों जैसे ही सब कुछ रहते करते हैं, तो हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं आती। समाज में भी कोई दिक्कत नहीं, कोई भाषा में भी कोई नहीं, दिक्कत कभी नहीं आती है। कभी आप लोग उनके साथ में रहे, कभी ऐसा मौका मिला कि आदिवासियों के साथ में, जैसे जी मुझे काफी मैंने जल जीवन मिशन पे काम किया था। तो धार कुक्षी मनावर के अंदर मैंने काफी काम किया है। तो उस बीच में मुझे रहने का काम मिला था। अच्छा जी, वहाँ रहे आप? जी। क्या व्यवहार होता है उन लोगों का? काफी अच्छा व्यवहार होता है सर।
अच्छा, एक बात और मैं आपसे जी। पूछना चाहूंगा कि इन दिनों जो है वो कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो देश के अंदर जी जिन पर ये आरोप लगता है धर्मांतरण का, खास तौर से जो आदिवासी बेल्ट है जी उसमें उनकी घुसपैठ में सीधे सीधे आप बात करता हाँ हूँ। हाँ क्रिश्चियन मिशनरी पर ये आरोप लगता रहता है कि वो जो ट्राइबल एरियाज हैं जी उनमें अपनी घुसपैठ करके शिक्षा के माध्यम से वो धर्मांतरण भी करवाते हैं। जी बिल्कुल ये वो क्या देखने देखने को में मिलता है क्या बिल्कुल आपको? बिल्कुल देखने को मिलता है। हाँ, वहां पर क्या होता है, इनको पैसे देकर धर्म अच्छा, को परिवर्तन करवाते हैं। हाँ तो हाँ, पैसे के लिए, क्योंकि वहां पे कुछ काम नहीं मिलता है या हम्म, जो भी है, उसकी समस्या को लेके वो काफी परेशान रहते हैं। इस कारण से वो धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, ये अगर उनको कोई जाकर समझाता है या उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं तो फिर वो लोग नहीं करते। तो क्या ये माना जाए कि जो अब गवर्नमेंट भी जो है इस चीज को समझने लगी है बिल्कुल ये चूंकि बिल्कुल गंभीर मुद्दा है जी तो गवर्नमेंट ये समझने लगी, क्या वो इस तरह के जैसे आपके जैसे जो एनजीओज हैं जो काम जी कर रहे हैं जी इस क्षेत्र में, तो गवर्नमेंट के साथ में आपके इस तरह के कोई संवाद होते हैं कि इनको समझाओ भैया कि ये इधर उधर नहीं भागे? हाँ, एक बार एक संस्था वाले आए थे। उन्होंने हम लोगों को जानकारी दी थी कि इस तरीके वो हो रहा है। तो हम लोगों ने जाकर देखा था तो समझा। वाकई हाँ समझाया। इसके बाद उन्होंने वो काम नहीं किया। हमने उसके लिए 4-5 उन्होंने परिवारों को पैसे दिए हाँ, और उनका रोजगार स्टार्ट भी करवाया। 4-5 लोगों को हमने जाने से रोका है, हाँ, उनसे एफिडेविट भी लिया है अच्छा, और उनको उनकी जगह वेल्डिंग मशीन, दोना पत्तन मशीन वो हमने उनको रोजगार के लिए दी है। चलिए अच्छी बात है कि आप लोग ये तो सेवा का कार्य कर ही रहे हैं, साथ में आप जो सनातन संस्कृति उसको बचाने के लिए भी आप लोग प्रयासरत हैं। तो हम लोग जो है वो इनसे लगातार चर्चा का दौर जारी रखेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम। शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। नमस्कार मित्रों, तो एक बार पुनः हाजिर है हमारे मेहमानों के साथ। तो आपका पुनः स्वागत है दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम आज के मेहमान में। तो हम बात कर रहे थे ट्राइबल एरिया पर काम करते जी। हैं कि आप लोगों ने ट्राइबल एरिया में काम जी। किया है, जी। खास तौर से लड़कियों पर आप लोग काम जी। कर रहे हैं। क्या वजह है मैडम कि आप सिर्फ लड़कियों को फोकस कर रही हैं, लड़कों पे? लड़कियों की वजह ये है कि सबसे ज्यादा तो लड़कियों को दबा कर रख लिया जाता है महिला कि इसलिए बोल रही महिलाएं हैं हम, इसलिए भी और वैसे भी हैं, मतलब साइड ले देखा रही हो आप। जो भी आप समझे। हाँ। पर बच्चियों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है, जिस खास करके तो ट्राइबल एरिया वालों को। हाँ, ट्राइबल एरिया। हाँ, तो इनको पीछे इसलिए रखा जाता है कि नहीं वो लड़का है, वो आगे जाएगा, वो पढ़ाई करेगा, उसको सारी फैसिलिटी देते हैं और लड़कियों को नहीं देते हैं। इसलिए हमारी संस्था जो है उन लड़कियों पर लड़कियों काम पर करती है। फोकस करती है। जी। क्या आपने जो अभी तक जितने भी कार्यक्रम चलाए हैं, जितनी जी। भी योजनाएं आपने जी। चलाई हैं, उसमें रोजगार को लेकर क्या परसेंटेज रहा? आपने कितने लोगों को पढ़ाया एक अलग विषय है, लेकिन पढ़ाई का प्रतिशत जब ही मिल सकता है जी। जब या तो वो नौकरी पर चले जाए बिल्कुल, या वो बिल्कुल। रोजगार पर चले जी। जाए। जी। और मुझे तो पता चला बीए एलएलबी करने के बाद में वो जो घर में चौके चूल्हा कर रही है या जी। वो गोबर उठा के जा रही है, घास काट रही है, वो ट्राइबल एरिया के अंदर रहेगी तो यही करेगी पढ़ने के बाद में जी। भी। जी। जी। तो आप लोग इसके साथ साथ रोजगार या स्वरोजगार जी। इस पर क्या काम किया आपने? उसका परसेंटेज बताया, कितने लोगों को आपने स्वरोजगार से लगाया करीबन या करीबन 80% को हमने रोजगार दे चुके हैं अभी तक। स्वरोजगार जी, या स्वरोजगार और नौकरी? नौकरी सर, अच्छा, नौकरी नौकरी भी दिलवाई है हाँ। और स्वयं का रोजगार भी खुलवाया है। किस तरह का रोजगार? जैसे अगर ब्यूटी पार्लर का अगर हम लोगों ने काम सिखाया है तो हाँ। उनको स्वयं का रोजगार मिल रहा है। उन्होंने पार्लर्स खोले हैं। आजकल आप जानते ही हैं महिलाओं को क्रेज भी होता है पार्लर का। सजने संवरने। जी, तो ये ट्राइबल तो एरिया में भी घुसपैठ करके बिल्कुल बीमारी क्या बिल्कुल ये वाली? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो वहां पर वो उन्होंने रोजगार खोला है और जैसे सिलाई वगैरह है तो वो स्वयं का रोजगार भी चला सकती हैं। वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह में भी उन्होंने ज्वाइन किया है। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने ज्वाइन करवाया है। नर्सिंग में भी काफी हॉस्पिटलों में हम लोगों ने ज्वाइन करवाया है लड़कियों को, तो उनको नर्सिंग के भी कई training प्लेसमेंट एजेंसी है जो आपसे कांटेक्ट करती हैं कि आपने जो बच्चों को ट्रेनिंग दी है
हेल्थ केयर सेक्टर में, वो हमें डाटा दीजिए। तो अभी मेरे पास अच्छा, भोपाल मतलब सर। डाटा हम आपसे लोग देते मतलब हैं। वो लोग मांगते हैं जानकारी हाँ, कि हाँ, आपने जो ट्रेनिंग हाँ, ली है हाँ, उनको आप जी, उनको हाँ, कंपनियों से हम लोगों ने टाई अप कर रखा अच्छा है, अच्छा तो अच्छा, हम लोग हमारे जैसे ही कंप्लीट होते हैं कैंपस कोर्स। सिलेक्शन जी जैसा सिस्टम आपके वहाँ पर है। जी हाँ, मतलब जी लोग select करके बिल्कुल। हॉस्पिटल से टाई अप बिल्कुल। हॉस्पिटल टाई अप होता है, और उनके साथ उनसे रिक्वायरमेंट रहती है, किस लेवल की रिक्वायरमेंट रहती है, वो सब डाटा हमारे पास भी रहता है। तब जब वहाँ पर अगर कंप्लीट हो जाता है तो हमको फॉरवर्ड कर देते हैं कि ये अवेलेबल है। कितने लोगों को जी, हम लोगों ने ट्रेंड किया है वो जो अपने हिसाब से जो उसमें से जी हाँ, लोगों जी को रख लेते जी हैं। हाँ, जी, जी अच्छा तोमर साहब एक थोड़ा सा तीखा प्रश्न है आप दोनों से ही है जी, कि अक्सर एनजीओ को लेकर एक आम धारणा लोगों में है कि जो जितने भी एनजीओ हैं, मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, कुछ तो बहुत अच्छे तरीके से चला ही रहे होंगे, कि एनजीओ के जो लोग हैं वो सेवा कार्य के बजाय कमाई पर ज्यादा नजर रखते हैं। वो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्रामों के अंदर वास्तविक लोग तो जो है उसका फायदा नहीं उठा पाते, सिर्फ नंबरिंग होती है कागज के ऊपर, और जो फंडिंग होती है उस फंडिंग का बड़ा हिस्सा एनजीओ वाले कड़क जाते हैं, सही काट बात। जाते हैं। ये मैं हो आपसे सकता है, मेरा आप सवाल गलत पूरा नहीं हो मेरा सकते। सवाल पूरा हो जाए। जी, तो गवर्नमेंट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस तरह के एनजीओ की पहचान की थी। जी। अगर आपको आप भी एनजीओ से बिल्कुल। जुड़े हुए हैं, और ऐसा सुनने में आया था कि लगभग 3000 एनजीओ जो है वो ब्लैक लिस्टेड हुए। ब्लैक लिस्टेड हुए। उसमें बिल्कुल। कुछ तो ऐसे भी थे जो इंटरनेशनल फंडिंग ले रहे थे। जी, तो चूंकि आप एनजीओ से जुड़े हुए हैं, इस तरह के एनजीओ को लेकर क्या आप लोगों की ड्यूटी नहीं बनती कि इसमें भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए? बनती तो है बनती है। जी, पर एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि सबके अपने अपने रूल्स होते हैं। तो इसलिए मतलब हम लोग आपको ऐसा तो नहीं कि उनको डर लगता, आपको डर नहीं लगता है कि नहीं, अगर हम डरने उनका कुछ वाली करें बात तो ही फिर नहीं है, डरने वाली नहीं, कोई ऐसे बात नहीं एनजीओ क्या है। क्या गवर्नमेंट खुद ही एक्शन ली पिछली बार। एक्शन लेती है तो फिर हम लोगों को पिछले 2-3 सालों में मेरे ख्याल में 5 से 6000 मतलब आप इस बात एफसीआरए को मानते हैं कि इस तरह के लोग इस है। एनजीओ के बिल्कुल है, लोग बिल्कुल। हैं उसके अंदर जो गलत उनका दुरुपयोग कर रहे हैं इस जी तरीके जी। का। तो आपकी भाई जैसे आप ये कर रहे हैं तो मॉनिटरिंग कौन करता है एनजीओ की? इसमें जैसे मान एनजीओ लो के आपको कोई फंडिंग आई, जी जी, जी तो उस फंडिंग की मॉनिटरिंग कौन कर रहा है कि आप उसको हमारा तो खर्च कहाँ कर गवर्नमेंट से रहे हैं? आता है। गवर्नमेंट से हाँ, आता है और गवर्नमेंट ऑनलाइन सारा डाटा जाता है हम लोगों का। तो उसको तो अपन हमारी कैसे मतलब जैसे आया आपके पास जी वो तो ठीक है दिख रहा है हाँ, कि ये जी आपके पास में जी इनकमिंग हो गई है, लेकिन जो आपने खर्च किया है उस खर्च का जो ब्यौरा है उसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? उसकी मॉनिटरिंग वो भी हम लोग ही करते हैं, और हमारे गवर्नमेंट के जहाँ से भी हमको फंडिंग आती है वो लोग करते हैं। वो लोग करते हैं। जी, कई audit बार होती है हम लोगों कभी की। कभी कोई एजेंसी, भी होता फंडिंग है। एजेंसी जो है, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट, वो अपना एक नोडल ऑफिसर सरप्राइज कर देती है। होता है। हाँ, होता है। ऑडिट और भी दूसरा होती है। ऑडिट भी जी और ऑडिट भी होती है और सरप्राइज भी होता है, और लेकिन पूरे प्रोजेक्ट में वो साथ में अटैच भी रहता है, नोडल ऑफिसर जो होता है। हाँ, अगर आपकी आपने पिछले सालों में अच्छा काम किया है, फिर आपके ऊपर कोई नोडल ऑफिसर नहीं होता। जैसे मैं हूँ, अब मेरे ऊपर कोई नोडल ऑफिसर नहीं है। ये रोड सेफ्टी प्रोग्राम को मेरे को 3-4 साल हो गए। ये मुद्रा संस्था मुद्रा 2012 से है, और 2012 हाँ तभी से तुम दूसरा एक्टिव ही है तब से। अच्छा अच्छा। जी हाँ आपने जैसा बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में और तो आप काम कर रहे हैं, जी, है ना? स्वास्थ्य स्किल डेवलपमेंट में, हाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपने बात कर ली अभी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं बताऊं, हमने करीब 4 से 5 जिलों में मुफ्त में विटामिन ए, एल्बेंडाजोल और गर्भवती महिलाओं को मल्टीविटामिन की टैबलेट्स बांटी हुई हैं। और जो एक कैलिफोर्निया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें सिर्फ कोई किसी प्रकार का फंड पैसा नहीं देती, मेडिसिन देती है, उसके माध्यम से हम ये लोग करते हैं। अच्छा, आप ट्राइबल एरिया में काम कर रहे हैं जी अभी हम ये देखते हैं कि शहरी क्षेत्र के अंदर तो अवेयरनेस आ गई, खास तौर से सैनिटरी पैड को लेकर। जी। क्या उस क्षेत्र में जहां आप लोग काम कर रहे हैं वहां इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम आपकी संस्था नहीं, अभी ये वाला काम इसको नहीं लेकर किया। अभी आपने नहीं, कभी अभी कोई नहीं। सोचा कभी ऐसा कि इसको मतलब चूंकि आप जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं, खासतौर जो ट्राइबल एरिया है वहां तो आज भी वही पुरानी परंपरा है, और उससे जो वहाँ की जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो तमाम तरह के इन्फेक्शन वगैरह से जूझती हैं। हम लोग भी पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं इन चीजों को। तो क्या इस तरह की कोई संभावना है भविष्य में आपकी जो संस्था है? हाँ, करने आपकी का दोनों विचार है, हाँ हाँ, पर अभी फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि अभी तो दूसरे गवर्नमेंट program ने से- कोई इस तरह की कोई अभी ऐसा कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं। तो ये जो एक महत्वपूर्ण अंग है, जी ये समस्या भी है, समाधान आप लोगों के पास में है। जी तो ऐसा अभी इस तरह से जैसे आप तमाम तरह की चीजों पर जा रहे हैं, तो ये भी एक मुद्दा है, ऐसा बनता है जी जिस पर जाने की जरूरत है। तो
कभी आप लोगों ने इसके लिए कभी कोई लिखा पढ़ी, कोई चिट्ठी पत्री नहीं, व्यवहार? कुछ संस्थाएं वहाँ आई हैं, देखने में आया है, अच्छा और वो संस्थाएं वहाँ काम कर रही हैं। अच्छा तो जैसे हम लोग अवेयरनेस दूसरे प्रोग्राम के लिए करते हैं, तो वो लोग आते हैं, हम लोगों से भी बात करते हैं, तो हाँ, हम लोग भी उनको मोटिवेट कर देते हैं अच्छा उसी समय। अच्छा, मतलब जी। कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से आप लोग उसके जी। अंदर मदद तो हाँ, करते हैं। कर रहे हैं उसके जी। अंदर। शहरी क्षेत्र में जैसे आप लोग आदिवासी क्षेत्र में जैसे काम कर रहे हैं इसको लेकर, शिक्षा के क्षेत्र में या स्किल डेवलपमेंट को लेकर काम कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र में तुम्हारे साथ आप लोगों ने यहाँ उज्जैन जो आपका किया है सर, किया किया है है, उज्जैन यहाँ में? पर भी किया है अच्छा, सर। कहाँ पर किया? यहाँ पर हम लोगों ने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि आजकल अभी बंद हो गया है, हाँ हाँ, तो हम लोगों ने 2013-14 में यहाँ काम किया था। अच्छा उसके लिए हमारे पास काफी स्टूडेंट्स थे। PMKY भी सेंटर था यहाँ पर, हाँ था और ना उज्जैन में। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी उसके ट्रेनिंग सेंटर पार्टनर था। हम आज भी हैं, लेकिन वो स्कीम ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रही है। वजह क्या रही? उसकी मैं गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ। PMKY जो योजना है उसमें जो ड्यूरेशन है पढ़ाने का इतना कम है कि उतने उतने कम में हम किसी को उसका एम्प्लॉयमेंट नहीं दिला सकते। क्या प्लेसमेंट नहीं क्या कर समझ पाते हैं। समय समझो 4 महीने का कोई कोर्स है, सपोज अगर आपका मोटर मैकेनिक का 4 महीने कोर्स है, फिर 4 महीने में कोई कंपनी उसको एम्प्लॉयमेंट दे सकती। 4 महीने का सर्टिफिकेट लेके आप जाओगे, कोई भी प्लेसमेंट कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री उसको जॉब नहीं दे पाएगी। वो 4 महीने में क्या 4 महीने क्या सीख के आया एडवर्ड होगा। नहीं पकड़ पाएगा सही तरीके से। तो इस तरह की जो शॉर्ट टर्म जितनी भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, सारी फेल्योर है। मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है, अननेसरी उसको जो भी फंडिंग है वो वेस्ट हो रही है। PMY में जो जो मतलब योजनाएं आई थी, कितनी योजनाएं आई? PMKY तो सर ये मैं बताऊँ आपको 2014 पर लगभग 9 से स्टार्ट है। पहले स्टार के नाम से चल रही थी ये, स्टार के नाम चलती थी। वहाँ तो बच्चे होते नहीं थे, खाली पेमेंट हो जाते थे। वो जो मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था आपसे। मैं वही बताने जा रहा हूँ, उसमें NGO ही नहीं थे, मतलब सभी एजेंसी थी होती हैं। उसके बाद PMKY 1, 2, 3, 4 ये सब लॉन्च होते रहे। भ्रष्टाचार तो ये मान लीजिए आप कह सकते हैं, तो उसमें उसका कोई यूजलेस नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसका प्लेसमेंट वो कुछ भी दिखा रहे हो ऑन पेपर 10% ज़्यादा नहीं चलाने होगा। वालों को फायदा मिला उसमें, बस बस यही कुल मिला के उसको प्रधानमंत्री फिर के से नाम पे लोगों ने लूट लिया, यही हुआ मौका दिया। लूटने का। नहीं, उसमें क्या था कि 2 पार्टी चलते थे। जो एक पार्टनर होते हैं, स्किल सेक्टर पार्टनर जो बन जाते हैं, वो आम NGO को सबलेट करते थे। तो उसमें जो NGO रहता था वो तो ईमानदारी से काम कर रहा था, पर जो कंपनी को पैसा आ जाता था वो NGOs को पैसा नहीं देता था। मतलब NGO तो डायरेक्ट वहाँ इन्वॉल्व नहीं होता थोड़ा-सा था दिक्कत आ रही थी, उसमें। क्योंकि सेटअप तो NGO का रहता था, और जो कंपनी काम ले लेती थी और इसमें सबलेट करती थी, क्योंकि पैसा जैसे 7,000 आया तो उसका आधा देते थे। हाँ, कंपनी को मिलता था, आधा NGOs मतलब को आप देते पेटी कॉन्ट्रैक्टर की हाँ। भूमिका में थे। मैं आपको जी, चैनल जी, बताता हूँ। हाँ, PMKY, उसके बाद 36 सेक्टर स्किल काउंसिल है उसके अंडर में, अच्छा, यानी कि जो बेल्डर, फिटर, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब सेक्टर हो गए अलग अलग। वो सेक्टर वाइज फिर उनके अंदर अलग TP हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं। ट्रेनिंग पार्टनर्स के अंदर फिर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। तो इस तरह भी है। अब जो ट्रेनिंग सेंटर वाला जो करता है वो सब बेचारा वही काम करता है, बाकी TP, SSC जो अपना अपना वो हिस्सा सब काट के करता है। पहुंचा रहे थे, तो नीचे सेंटर वाला बेचारा मेहनत कर रहा वो मेहनत कर रहा है ना, ऊपर से जो रुपया जी। चलता था वो यहाँ तक हाँ, आता वो था, तो चमड़ी में ये- तब्दील हो जाता था। जी 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 जी। तो ये उससे नुकसान इस भी हम लोगों को काफी हुआ। नुकसान भी हुआ। अभी उसका जो रिस्पॉन्स था PMKY 1, 2 तक था, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब योजना गवर्नमेंट ने बंद कर दी। नहीं बंद नहीं, चल रही है, चालू है, पर वो- लोग करना नहीं वो चाह 5 रहे तक पहुंच गई। अच्छा, मतलब NGO भी अब हाथ खींच रहे हैं उससे जी। कि हाँ, वो कोई करे। नहीं कर रहा है। जी, है ना, क्योंकि उसमें पॉसिबल हाँ, छोटा सा काम घाटे का करते काम हैं पर अच्छा कर लेते हैं। हाँ। ऐसा यहाँ पर आपके कोई बेचेस वगैरह चल रहे हैं ट्रेनिंग के कुछ? नहीं, अभी नहीं है। फिलहाल अभी अभी नहीं तो जो संस्था हमारी है वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पर लगी हुई है। किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर? अभी हमारा जल जीवन मिशन में लक्ष्य जल है। जीवन मिशन में आपने कहा किस क्षेत्र में काम कर अभी शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में, जिले में कर रहे हैं, ग्रामीण जिले क्षेत्र के में, अंदर? जिले में जी। जल जीवन मिशन में घर घर जल मिशन के योजना। अंदर तो अभी इन दिनों काफी बड़े बवाल चल रहे हैं जल जीवन जी, मिशन के अंदर के
टूटी लग गई, पानी नहीं है। टंकी 10 साल से टंगी हुई, उसके अंदर पानी की एक बूंद नहीं जा रही है। जी पाइपलाइन डली नहीं है, पता चला नल का टूटा लग गया वहाँ पर, उसमें तो जी। पता चला सबका अलग अलग पार्ट से है इसमें। हाँ। पर ठेकेदार जल जीवन टंकी को लेकर, बनाता है। जल जीवन को लेकर जी। मतलब चूंकि NGO हम लोगों को अवेयरनेस का काम दिया गया है, हाँ। तो हम लोग अवेयरनेस का काम करते हैं और जन भागीदारी के मतलब लिए। जल जीवन में आप अवेयरनेस किसको सिखा रहे हैं? पानी लोगों लेने को। वाले को जी के ढोले में, नहीं हाँ, लाने वाले को? लाने वाले अलग रहेगा। अच्छा, मतलब आप अधूरा काम कर रहे हैं। नहीं, अधूरा तो नहीं बोल सकते, काम तो हमारा पूरा चल रहा है। अच्छा, काम पूरा चल रहा है। जी मतलब अभी जो नल जल योजना गवर्नमेंट की तरफ से एक आई थी, उसमें जी। घर घर जल की जल, जो व्यवस्था जी थी जी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पानी की टंकियां बनाई गई थी। अभी हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी उसको लेकर, और जी। हम लोगों ने वहां जाके जब देखा, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखा, तो असलियत बिल्कुल अलग जुदा है। हैंडपंप लगा हुआ है, पंप का पे हेड लगा हुआ है, पानी नहीं है। ये सिविल वर्क, ये सिविल वर्क का काम जो NGO के पास नहीं होता। NGO के पास तो नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जब भाई आप काम कब करोगे, जब जल मिलेगा। जल मिलेगा। नहीं, हम लोगों का जो एक पार्ट है वो अलग है, अवेयरनेस का प्रोग्राम है। पानी को लेकर तो आप बता रहा पानी में जो टंकी बन रही है, जिसका कितने लागत की वो टंकी बन रही है, उस टंकी का 10% और 5% उनको गांव वालों को जमा करना है। उसके जन लिए भागीदारी बोल सकते हैं। उसके लिए हमको अवेयर करना है। पानी की टेस्ट, पानी किस तरह का आपके पास पीने का आ रहा है, उसके टेस्टिंग हमको बताने हैं। ये हम लोगों का काम है। अच्छा, जल संरक्षण को लेकर कुल मिला जी, के जी। आप लोग काम कर रहे हैं। जी तो जल संरक्षण को लेकर मैडम बड़ा गंभीर विषय है। जल संरक्षण का इन दिनों पानी का लेवल जमीन के नीचे जाता जा रहा है, बिल्कुल। है ना? कुएं, नदी, जो भी पानी सूख के गए। जो जितने भी स्रोत हैं, जी वो लगभग मृत प्राय होते चले गए हैं। जी नदियां उद्गम स्थल से गायब हो गई हैं। जी शिप्रा नदी जो अपने उज्जैन से बहती है, उसका जहाँ से उद्गम स्थल है 25 किलोमीटर तक, वो कहीं पानी नहीं है। जी नालों का पानी और मलमूत्र से तो जल भरा हुआ रहता है। जी जमीन का जल भी नीचे चला गया है। जी बिल्कुल। इसका मूल कारण क्या है? अगर आप लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जमीन का जो जल है वो नीचे क्यों जा रहा है, उसका स्रोत है, जल जमीन का स्रोत सूखने का वजह क्या है? इसका मेन वजह तो ग्लोबल वार्मिंग है, देखा जाए तो। और इस समस्या को सॉल्व करने का एक ही सॉल्यूशन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो ही इसका बेस्ट सॉल्यूशन है, ताकि नीचे का लेवल भी बना रहेगा और अपने को पर्याप्त जल भी उपलब्ध होता रहे। बरसात जैसे हम देखते हैं कि जो दूसरी कंट्रीज हैं, वहाँ पर जो है वो बारिश के जल को संरक्षित करते हैं, बहुत बड़ा। हमारे यहाँ तो नालियों से बहता हुआ पानी जो है नालों में, और नालों से बहता हुआ नदियों में, नदी से बहता हुआ पानी पता नहीं कहाँ। और शहरी क्षेत्र में खासतौर से आप देखेंगे कि शहरी क्षेत्र में तो जल की स्थिति 600 फीट 700 फीट नीचे चली गई है। उसका एक मूल कारण जो हम लोग, जो हमें समझ में आता है, आपने जो कहा वो तो है, सही है। ये आप ये देखेंगे पहले क्या होता था कि सड़क के आसपास कच्ची जमीनें होती थी, है ना? कच्ची जमीनों से पानी जो है वो जमीन के अंदर चला जाता था। अब आप देखेंगे शहर के अंदर आपको कच्ची जमीनें देखने को नहीं मिलेगी। सारा पानी जो है वो वेस्टेज, जो अमृत है, ये वेस्टेज हो रहा है जी। तो इस तरह की कोई रिपोर्ट आप बनाइए और ये कहिए कि अगर इसको जल को सहेजना है, तो जो रोड साइड के आसपास की जो सड़कें हैं, जो जगह है, कच्ची जमीन है, वहाँ पर पानी संग्रहित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी जमीन सोखे ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग कार्यशाला नहीं, आने वाले समय पानी की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। सही है कि आपको किस तरह के जल संग्रहित करना है, छोटे तालाब बनाने हैं, बोरीबंद बांध बनाने हैं, जिससे पानी एकत्रित हो सके। पानी बचाओ, जो एक बहुत बड़ा ज्यादा जरूरत है पानी बचाने की। आप हमारे लिए 1 गिलास पानी लेके आए हैं, आधा गिलास पीऊंगा, आधा गिलास बेच जाएगा, वो फेंका जाएगा ना। इस तरह नहीं होना चाहिए। कीमत वास्तव में समझी नहीं जा रही है इस समय, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल के क्षेत्र में भी काम करें। जिस तरीके से आप जो है ट्राइबल एरिया में काम कर रही हैं, आपसे भी ये उम्मीद की जा सकती है कि पानी को लेकर आप लोग चिंतित रहें। पानी को लेकर जो है किस तरीके से जल को बचाया जाए और वेस्टेज को रोका जाए, और इसके बाद जमीन के जल को किस तरह से ऊपर लाया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर आप काम करें। इसी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं। और अगली बार जो है फिर आप हमारे साथ में कभी जुड़िएगा, फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में नरेश तोमर जी और स्वाति जी, जिनसे हमने बात की तमाम मुद्दों को लेकर। अगली मुलाकात हम फिर किसी नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री माता।